हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु। तो इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पूरा कर लिया था और इस भाग में हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको हल करेंगे। आप सभी ने इन प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास जरूर किया होगा। चलिए एक बार हम इनके सही उत्तर चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, ये जो रिक्त स्थान दिए हैं इसमें हमें सही उत्तर भरना है। पहला जो प्रश्न है वो है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो हमें पता है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम एक यंत्र की सहायता लेते हैं और वो यंत्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो जो नील हरे शैवाल होते हैं ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, उसका स्थिरीकरण ये मृदा में कर देते हैं जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न है अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो यीस्ट के द्वारा बनाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्कोहल का उत्पादन जो है वो यीस्ट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हैजा डैश के द्वारा होता है। तो हैजा जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है और इसमें कौन आ जाएगा, जीवाणु। हैजा जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाइए। हमें कुछ प्रश्न दिए हैं और उसके 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही उत्तर है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। पहला जो प्रश्न है वो है यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसमें ऑप्शन है चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो हमने जब अल्कोहल का उत्पादन पढ़ा था तो हमने देखा था कि यीस्ट के द्वारा अल्कोहल जो है वो बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं किण्वन। तो यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होगा, अल्कोहल के उत्पादन में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। इसके उत्तर दिए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और यीस्ट। तो इनमें से जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या है, एक प्रकार की प्रतिजैविक। इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब भी क्या है, प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसके ऑप्शन है मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। तो मलेरिया रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये क्या हो गई, मलेरिया रोग का वाहक हो गई। अगला जो है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। जो संचरणीय रोग हैं जो क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो इसके अगर हम वाहक की बात करें तो चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी। ये घरेलू मक्खी क्या करती है कि कचरा या जो गंदे स्थान है वहाँ पर बैठती है और वहाँ से जो रोग कारक रोगाणु है वो इनके पाँव पर जो है वो चिपक जाते हैं और जब ये हमारे भोजन पर बैठती है तो उसे भी ये दूषित कर देती है। तो उस वजह से संचरणीय रोग जो है वो अधिक फैलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। हमने देखा था कि जब हमने क्या किया था, जो मैदा का आटा था उसमें जब हमने यीस्ट पाउडर मिलाया था तो थोड़े समय बाद वो है फूल जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, यीस्ट जो कोशिकाएं हैं उनमें वृद्धि होती है और उनके वृद्धि होने से क्या होता है, उनमें श्वसन जब वो करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में निकलती है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण जो है हमारी ब्रेड या जो इडली का घोल है वो फूल जाता है। अगला जो है वो है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो चीनी का घोल जब अल्कोहल में परिवर्तित होता है यीस्ट के द्वारा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं किण्वन। ठीक है, तो लुई पाश्चर ने जो है किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। यहाँ पर हमारा ये जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं,
एक कॉलम में जो है हमें अलग अलग जीव दिए हुए हैं और जो दूसरा कॉलम है उसमें हमें इनके कार्य दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इनको सही सही मैच करना है। सबसे पहला है जीवाणु, तो इसमें से जीवाणु जो है वो हैजा रोग का कारक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैजा रोग का कारक। अगला है राइजोबियम जीवाणु, ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो क्या करता है, दही का जमना, इस कार्य में ये हेल्प करता है। अगला है यीस्ट, तो यीस्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेड की बेकिंग में जो है यीस्ट को काम में लिया जाता है। अगला है एक प्रोटोजोआ, तो ये जो प्रोटोजोआ है ये क्या करेगा, इस मलेरिया रोग का कारक होता है। अगला है एक विषाणु, तो विषाणु जो है वो एड्स रोग जो है वो एड्स रोग का कारक होता है, वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा जो है वो एड्स रोग होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। हम सभी को पता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अत्यंत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं या फिर केवल आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है। तो इन्हें देखने के लिए हम जो है एक यंत्र की सहायता लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से इन सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से हैं, ये हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगर हम इनकी बात करें तो जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो ई कोलाई बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस जो है इस जीवाणु के उदाहरण हैं। अगला है हमारे पास में कवक, तो कवक जो होती है ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाई जाती है। जब हमारे घरों में ब्रेड, रोटी आदि सड़ जाती है तो उसके ऊपर हमें जो काले सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं वो किसके होते हैं, वो इस कवक के होते हैं। अगला है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है वो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनका जो शरीर है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अगर उदाहरण की हम बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। अगला है हमारे पास में शैवाल, तो शैवाल जो है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाई जा सकती है। और जब हम बरसात के दिनों में जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, नाले वाले जो हैं वहाँ पर हमें जो हरा नीला पानी दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है, इन शैवाल की। इसके अलावा हमने एक और सूक्ष्मजीव देखा था, वो कौन सा था, वायरस, लेकिन हमने जो है उसको इन सूक्ष्म जीवों के साथ में सम्मिलित नहीं किया था क्योंकि वायरस जो होता है वो अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़ा सा भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है, क्योंकि इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने जो है उनको इसके साथ में वर्गीकृत नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। हमने देखा था कि कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उस मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, वो है एक तो राइजोबियम जीवाणु और एक है नील हरित शैवाल, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। हमें पता है कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो अलग अलग जगह पर हमारे काम आते हैं, यानी कि वो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो हमें उनके बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है। हम एक बार संक्षेप में जो है इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध से दही बनाने में सहायता करता है। इसके बाद में है यीस्ट जो होती है वो ब्रेड, केक आदि बनाने में काम में ली जाती है। यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में भी किया जाता है। इसके अलावा राइजोबियम जो जीवाणु है ये क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में कर देता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला है कार्बनिक अवशिष्ट के अपघटन में। हमें पता है कि जो जीव जंतु या जो पेड़ पौधे हैं उनके जो अवशेष होते हैं, अवशिष्ट मृत हैं, उनका क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको अपघटित करते रहते हैं और धीरे धीरे उनको जो है निम्नीकरण करके उन पदार्थों को मिट्टी में मिला देते हैं। तो इन कार्बनिक अवशिष्ट के जो निस्तारण में भी है सूक्ष्मजीव हमारी मदद करते हैं। अगला है औषधि उत्पादन में।
हमें पता है कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ या प्रतिजैविक आदि बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में। अभी हमने देखा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे मिट्टी के उपजाऊपन जो है उसमें वृद्धि होती है। अगला है पेनिसिलिन नामक कवक जो है वो पेनिसिलिन औषधि बनाने में काम में ली जाती है। जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, पेनिसिलिन नामक कवक के द्वारा। अगला है वैक्सीन या टीके बनाने में। तो जो वैक्सीन होती है उसमें मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। उसे हम स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है और हमारी उस रोग से सुरक्षा होती रहती है। अगला जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि प्रतिजैविक औषधियों के उत्पादन में। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये अलग अलग प्रकार के औषधियों के उत्पादन में काम में लिए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा ये है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अभी हमने सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ देखे, लेकिन हमें पता है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमें हानि भी पहुंचाते हैं। तो क्या क्या हानि पहुंचा सकते हैं वो हमें, ये मनुष्य में रोग कारक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि पोलियो, हैजा, क्षय रोग आदि जो हैं वो इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा ये जंतुओं में भी रोग कारक का कार्य करते हैं। एंथ्रेक्स या फिर खुरपका या मुंह पका जो रोग है जो पशुओं में, मवेशियों में होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, इन सूक्ष्म जीवों की वजह से। अगला है पौधों में रोग कारक। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये पौधों में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि नींबू में कैंकर रोग या गेहूं में रस्ट जो है, ये जो रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इसके अलावा ये खाद्य विषाक्तन भी करते हैं। खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग, हमारे जो भोजन है उसको ये संदूषित करके विषैला बना देते हैं, और जिसके सेवन से क्या हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं या हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ये सब क्या हो गई, ये हो गई सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें पता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे दवाई लिखा कर लाते हैं, उस दवाई को खाकर हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जब हम अगली बार बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम उस डॉक्टर की पर्ची निकालते हैं और खुद ही मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई लेकर उसको खा लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बार बार ऐसा करते हैं, यानी कि हम डॉक्टर की सलाह के बिना ही उन प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग कर रहे हैं, या फिर बिना ज़रूरत के समय ही, कई बार ऐसा होता है कि हमारा थोड़ा सा ही सिर में दर्द है लेकिन हम उसको सहन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसे दवाई लेकर उसे ठीक कर लेते हैं। तो यानी कि बिना आवश्यकता के समय ही हम उस दवाई का उपयोग कर लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उन दवाइयों का जो असर है वो कम होने लगता है, यानी कि जब हमें उस प्रतिजैविक की जो है आवश्यकता होगी तो क्या होगा, उस समय वो उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा इन प्रतिजैविक दवाइयों का जब हम अधिक उपयोग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में लाभदायक जीवाणु हैं वो भी इनके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए इन प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग जो है वो हमेशा हमें डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी पूरा हो गया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।